अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज मुल्क के सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ी खबर वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में आज जब सानह आर्मी पब्लिक स्कूल खुद नोटिस केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से पेश हुए और फिर मोसेस बेंच ने उनसे पूछा कि 20 अक्टूबर के अदालती हुक्म पर क्या जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए? क्या साबिक आर्मी चीफ, DGISI, साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आला हुक्काम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस पर जब चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, उन्हें इससे आगाह कर दूंगा। फिर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब, ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अदालती हुक्म पर तकरीबन 2 घंटे बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म को रोस्टरम पर बुलाया और फिर 3 रुकनी बेंच का वज़ीर आज़म से मुकालमा शुरू हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वालदैन की तसल्ली कराना ज़रूरी है, वालदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुक्काम बाला के खिलाफ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि जी बताएं खान साहिब, अब तक क्या कार्रवाई हुई? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो मुमकिन इक़दाम हो सकते थे हमने किए, हमारी उस वक्त सूबे में हुकूमत थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई खुसूसी इक़दाम नहीं उठाए गए, हुकूमत ने कोई अहम इक़दाम उठाए हैं तो अदालत को बताया जाए। इस पर वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब यह वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुंचा था और वालदैन से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि रियासत ने बच्चों के वालदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में ही नहीं था। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 मिनट जज साहिब, मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं है, हमें ये जानना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। 7 साल से किसी बड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, शोहदा के वालदैन को सुनने वाला कोई नहीं है, सिपाही से पहले जिम्मेदार आला अफसरान थे, ये तमाम मराहत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इंजॉय कर रहे हैं, फौज के उस वक्त के करता धरता मराहत के साथ रिटायर हो गए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, APS के वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मजलूम का साथ तो यही है कि जालिम के खिलाफ कार्रवाई हो। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं हैं, हमारी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है। इन्हीं मुजरिमों को आप मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं, क्या हम दोबारा इनके सामने सरेंडर कर रहे हैं? इस पर वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद दाइश, TTP और बलोच अलहदगी पसंद पाकिस्तान आ गए हैं। 2.5 लाख लोग पाकिस्तान के रास्ते बाहर भी गए हैं। दहशतगर्द उन 2.5 लाख लोगों की आड़ में पाकिस्तान में रुपोश हुए हैं। हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इक़दाम कर रही हैं। हमें समझना होगा कि अफगान सूरत हाल की वजह से खतरात हैं। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, ये बताएं कि सानह के बाद अब तक क्या इक़दाम उठाए गए? इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि हमने सानह के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जंग इसलिए जीते क्योंकि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी रही। हमने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो इस मामले को देख रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये कहा कि APS के बच्चों के वालदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? ये वाजे कर दूं कि जो इजाला कर सकते थे किया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वालदैन को इजाला नहीं, उन्हें अपने बच्चे चाहिए थे। वज़ीर आज़म साहिब ऐसी बात ना करें, ऐसा कहना लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने अदालत से कहा कि ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। दौरान समाअत वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत से कहा कि APS के मामले पर कमीशन बना दें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कमीशन भी बना चुके हैं, कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब आप 20 अक्टूबर के हमारे हुक्म पर जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ, हमने आखिरी ऑर्डर में बाकायदा नाम दिए थे, उनका क्या हुआ? 20 अक्टूबर के हुक्म पर क्या जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए? इस सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालदैन ने जो नाम दिए हैं उनमें से कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे हम एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के अहदेदारों पर क्रिमिनल नहीं बल्कि इखलाक़ी जिम्मेदारी की बात की गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस में हुक्म दिया है कि हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार करे। अटॉर्नी जनरल 4 हफ्ते में वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। आज समाअत के दौरान एक मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने वज़ीर आज़म से मुकालमा किया कि वज़ीर आज़म साहिब, TLP के धरने में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए, ये एहलकार कमरा अदालत में मौजूद किसी से कमतर तो नहीं थे। दूसरी तरफ
पार्लियामेंट में अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की अक्सरियत पर आज सवालात पैदा हो गए हैं और हुकूमत को वज़ीर आज़म के ऐलान और तकरीर के तकरीबन 2 घंटे बाद ही यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि इत्तेहादी भी हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने भी इंतखाबी इस्लाहात और नैब से मुतालिक हुकूमती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अचानक मुलतवी कर दिया है और अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत के पास अब नंबर्स ही पूरे नहीं हैं, उनके अपने अराकीन और इत्तेहादी उनके साथ नहीं है, इसलिए हुकूमत ने खौफ से इजलास मुलतवी किया है। अहम बात यह है आज ही सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कल यानी 11 नवंबर सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी के बाद कल मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली बनाने के लिए अराकीन पार्लियामेंट को दोहराना दिया, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी भी शरीक थे और वज़ीर आज़म ने अराकीन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि वो इंतखाबी इस्लाहात को जिहाद समझकर कल मुश्तरका इजलास में शिरकत करें। ईवीएम मशीन है क्या? बेसिकली ये होता है जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है कि वोट सारी पंच की, जैसे इलेक्शन खत्म हुई दोबारा रिजल्ट आ गया। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन ने और फिर इलेक्शन कमीशन। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आप सब ने इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये आपका मुकाबला माफिया से है। ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। इंशाल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझनी है। मगर वज़ीर आज़म के ऐलान के कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया है ताकि एक मुत्तफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। अपोजिशन से एक मुत्तफ़िक़ा बिल के लिए राब्ता किया जाएगा। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। फवाद चौधरी ने दावा किया कि एक मुत्तफ़िक़ा बिल लाने के लिए इजलास मुलतवी किया गया, मगर फवाद चौधरी के दावे के बाद ये खबरें सामने आईं कि इत्तेहादियों को भी इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर बाकायदा MQM के रुकन और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने जियो न्यूज़ पर इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ईवीएम भी है और नैब की जो कुछ कराने में इसके ऊपर भी एमकेएम पाकिस्तान ने रिजर्वेशन का इज़हार किया। न सिर्फ ये कि एमकेएम बल्कि काफी कभी इस पर रिजर्वेशन मौजूद था। मैं समझता हूँ कि हमारी आज दोपहर के खाने के वक्त जो है मोना सलाई से भी और चीमा साहब से भी तफसीली मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी और उनकी भी ये राय थी कि तमाम चीजें जो इतनी जल्दी में बुलाई गई है इसको बेहतर ये है कि वो भी अपनी सीईसी के मेंबरान के साथ जो है मशावरत करना चाहते थे और एमकेएम के भी ऐसा है कि हम ये तमाम चीजें जो आप हमें बता रहे हैं हम अपने राब्ता कमेटी के पास लेके जाएंगे, राब्ता कमेटी से मशावरत करेंगे और फैसला करेंगे। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि एक मुत्तफ़िक़ा बिल और अपोजिशन से राब्ते के लिए कल का इजलास मुलतवी किया गया, जबकि खुद हुकूमती इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, जबकि अपोजिशन ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने पर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने रद्दमल देते हुए कहा कि अपने इत्तेहादियों ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ये काले कानून बदनीति से लाना चाहते थे और उसको स्टीम रोल करना चाहते थे। ये भूल गए कि 2018 की जो इलेक्शन हुए जिसमें RTS जिस तरह बुरी तरह नाकाम बना दी गई, इस तरह ये लेके आ रहे थे ये मशीन, तो उनको तो अपने इत्तेहादी उसके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। मुतहदा ऑपोजिशन तो पुकार कर कह रही है कि हम फ्रॉड मशीनों को फ्रॉड इलेक्शन के लिए मंजूर नहीं होने देंगे। जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि अभी रिजेक्टेड खान साहिब तकरीर झाड़ रहे थे कि कल अराकीन मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें, तो क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। साथ ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज अपोजिशन को दिए जाने वाले इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पर उनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। हुकूमती इत्तेहादी से अपोजिशन के राब्तों से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी शिकायत कर रहे हैं, MQM कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया था, ना हमें बताया था। काफ लीग भी कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया, ना हमें बताया था। MQM तो ये तक कह रही है कि जब बहादुराबाद में हमें EVM पे ब्रीफिंग दी गई, हमारे उस वक्त भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। काफ लीग भी कह रही है कि हमारे हमसे मशावरत नहीं करते। आप ये क्या करने चले थे और जिहाद की वज़ीर आज़म तलकीन कर रहे थे कि इत्तेहादियों तक को नहीं बताया था?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। शाहज़ेब साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा आपने मुझे मौका दिया इम्पॉर्टेंट इशू पे। देखें ये बड़ा अहम सेशन कल होने जा रहा था जॉइंट सेशन का, लेकिन दो इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हुकूमत ने मद्देनज़र रखा। एक तो जो हमारे एलाइज हैं, ज़ाहिर है एक एलाई गवर्नमेंट में आपको कुछ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उनसे हमारे राब्ते तो इस पर रहे, ब्रीफिंग्स भी उनको दी गई, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो उस पर मुतमईन नहीं है तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसे इशू पे आगे जाएं जिस पे वो प्रॉपर 100% मुतमईन ना हो। तो थोड़ा एक तो उनके जो खदशात हैं वो भी दूर हो जाएंगे, इस पर डिस्कशन हो जाएगी। और ये भी एक सोच है कि जो अपोजिशन के जो हमारी मेन जमातें हैं, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म बड़ा अहम एक इशू है और इस पर आपको याद होगा तकरीबन 4 या 5 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब ने दावत भी दी थी इनको, अपोजिशन की जमातों को, कि आप आएँ और इस पे अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इलेक्शन में फिर हम सब ने इकट्ठे जो है वो जाना है, सब तो वो भी स्टेक होल्डर है, तो उनका इस पे इनपुट आ जाता है और उनकी तजावीज़ आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल में एंड में जो है फ़ायदा हमारे जो है अगले इलेक्शन का शफाफ होना ही एक अहम मकसद है, फ़ायदा पार्लिमान का और पाकिस्तान का ही होगा। मतलब कल भी 2 बिल्स में हुआ जिस पर अपोजिशन ने कहा कि जी हमने साबित कर दिया कि हुकूमत इस वक्त जो है पार्लियामेंट में वो अक्सरियत खो बैठी है, मगर आज जो हुआ, आप सवाल करें नहीं मगर जो आज वाला है, मैं अगर मुझे सिर्फ इस पे ये बता दें कि इत्तेहादी मान जाएंगे या नहीं, या फिर इस वक्त माहौल बदल गया है। 3 साल में शिकायतें बहुत की इत्तेहादियों ने, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम ने खाना किया हो, वजीर आजम पूरे एतमाद हो, उनसे कह रहे हो कल ये सारा का सारा काम करना है और शाम को इत्तेहादी पीछे हट जाए और आपको इजलास। तो ये हालात बदल गए हैं, हालात वाकयात बदल गए हैं, कुछ और हो गया है। हम भी वही हैं, वो भी वही हैं। और देखें गिला किससे होता है, मैं आप शाहज़ेब खानज़ादा से गिला करूंगा ना, मेरा भाई है, मैं अब डगलस से तो नहीं करूंगा, उससे मेरा क्या लेना देना। तो आप जब होते हैं एलाई गवर्नमेंट में तो होते हैं गिले वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत चीज ऐड कर दूं, अच्छा मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, जब आपने कर लूं जो कल की वो जो आपने बड़ा कोई आपका एक जुमला है ना, आपका जुमला मैंने पूरा कर दिया, अपोजिशन ने जो किया, आपका जुमला मैं पूरा कर दूं, फिर वो कल वाली बात भी कर लीजिएगा। हाँ जी, एक आपका जुमला पूरा कर दूं, फिर आप कल वाली बात भी कर लीजिएगा। आपने कहा हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, तो कोई तीसरा फरीक तो नहीं बदल गया है ना मोहम्मद खान साहब? तीसरा फरीक तो फिर आप लोग ही हैं जो हर जगह रंग में भंग डालने पहुंच जाते हैं। हम नहीं है, तो मतलब होता था ना कि 64 सेनेटर होते थे जो खड़े होते थे कि संजरानी साहब को निकालना है, मगर 50 वोट डालते थे जब सीक्रेट वोटिंग होती थी। आपके तो ये हालात थे, अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, फिर भी जीतते थे। अब अक्सरियत है और इत्यादि कह रहे नहीं, हमें एतमाद में नहीं लिया। आप लोग फिर वज़ीर आज़म को दिल से सपोर्ट करें ना, जब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि शो ऑफ हैंड हो, वहाँ फिर आप लोग भी फिर आए बाएं शाएं करते हैं। मैं कल के वाक़े पे बात कर लूँ? जी जी करें। देखिए मैं एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के इन सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ। कल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं अगर एक बात करूँ आप उससे एग्री करेंगे, कल गवर्नमेंट बिजनेस था या प्राइवेट मेंबर डे था? प्राइवेट मेंबर डे था, एम आई राइट? ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए प्राइवेट मेंबर डे पे ये नहीं होता कि हुकूमत ने कर दिया, अपोजिशन ने कर दिया। प्राइवेट मेंबर जो हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं, एक दिन हफ्ते में वो होता है जिसमें वो अपने लॉज लेके आते हैं। वो उसका हुकूमत से कोई एजेंडे से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसी भी होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे मेंबरान कोई लॉ लेके आते हैं, हम उनको कायल करते हैं कि हुजूर ये नहीं है, हुकूमत का एजेंडा ये है, या हुकूमत इस पर कोई और बिल लेके आ रही है। तो कल अगर हुकूमत के बेंचेस से कोई मेंबर साहिबा खड़े होकर, वो बिल वैसे बड़ा अच्छा वो लाना चाह रही थी, खवातीन के लिए था। अक्सर ये भी होता है ना कि जो हुकूमत चाहती है वो भी प्राइवेट मेंबर की सूरत में हुकूमती अराकीन ले आते हैं, अक्सर ये भी होता है ना। देखिए होता होगा, लेकिन नॉर्मली जो होता है प्राइवेट मेंबर डे पे प्राइवेट मेंबरान अपने बिल लेके आते हैं। अब अगर हुकूमती बेंचों पे बैठा कोई मेंबर या मेंबर साहिबा बिल लेके आता है जो पास नहीं होता, उससे हुकूमत की डिफीट कैसे हो गई? हुकूमत की डिफीट खुदा ना खास्ता होती है किस चीज़ पे होती है? 2 मेन चीज़ों पे, एक होता है अदम एतमाद, दूसरा होता है फाइनेंस बिल। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हुकूमती बिजनेस होता है जो नॉर्मल डेज पे हमारी लेजिस्लेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल लॉ डिवीजन ने या फॉरेन अफेयर्स ने या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोई लॉ पास करना है और उस दिन हम अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर पाते, उस पे फिर हमारे अपोजिशन के दोस्त शादियाने बजाएं तो बजाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि चाय की प्याली में तूफान लाने का इनका पुराना शौक है, खुश होना चाहते हैं, खुश हो लें। अक्सर ये मिठाई खा लेते हैं, बाद में इनको पेट में बड़ी तकलीफ होती है। तो आप इत्तेहादियों को मना जाएंगे या फिर इत्तेहादियों को बहुत सारा इत्तेहादियों की बातें माननी पड़ेंगी उन्हें मनाने के लिए, या फिर किसी और को मनाना पड़ेगा इत्तेहादियों को मनाने के लिए?
नहीं, किसी और का तो आपको पता होगा, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं और जो हमारे इत्तेहादी हैं। मैं वैसे एक बात आपको करूं कि जो MQM और जो क्यू लीग है, जो ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे इत्तेहादी हैं, और भी GDA भी है और भी जमातें हैं, लेकिन हर मेन इशू पे ये हमारे साथ खड़े रहें और किसी चीज़ में, चाहे वो अदम एतमाद की तो खैर तहरीक नहीं थी, लेकिन वो एक एतमाद जब वोट ले रहे थे खान साहब, या जो जितने हमारे 3 एक फाइनेंस बिल आए हैं, उसमें हमें अपने मेंबर्स को जो है वो कॉल तो करनी पड़ी कि जो दूर थे उनको बुलाना पड़ा। ये जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे मेंबरान से पहले आते रहे, तो उस लिहाज से हमें कोई शिकायत नहीं है, मुकम्मल एतमाद है। लेकिन दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जियो न्यूज़ के अंदर आप अगर कुछ करते हैं तो आपकी अपनी एक टीम होगी, लेकिन अगर जियो न्यूज़, एयरवाई या कुछ टीमें मिल के कुछ करना चाहेंगे तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है। LI गवर्नमेंट में आपको अपने एलाइज को साथ लेके चलना पड़ता है और हमें सलाहियत है, हमें कैपेबिलिटी है, हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खान खटक साहब हैं, असद उमर भाई हैं, हम भी कोई थोड़ा बहुत, मैं और आमिर डोगर साहब भी कोई थोड़ा बहुत कोशिश वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर LI गवर्नमेंट में थोड़े बहुत मसाइल ना हो तो फिर LI गवर्नमेंट काहे की हुई। तो यानी आप मना लेंगे, आप कॉन्फिडेंट है कि ये कानून साजी आप कर लेंगे अपने अलाइज के साथ, और अगर अपोजिशन ना भी मानी? मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अपोजिशन अपनी खातिर जमा रखे, इधर तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें जो मुर्दा PDM है उसमें किसी तरीके से आप जो है कोई सांस मांस डाल सकें, कोई राज़ी करें, बिलावल साहब को कोई राज़ी करें, कोई मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कैंप्स में जो है वो मसले मसाइल हैं, शहबाज कैंप और मरियम साहिबा कैंप, वो भी थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा मसला मुझे PDM में लग रहा है। अल्लाह करे ये इनमें कोई इत्तेहाद वगैरह कायम हो, क्योंकि बहरहाल इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए स्टेटस को इकट्ठा तो होना पड़ेगा। इकट्ठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बेइत्तेफाकी में पड़ जाती है, शायद कुर्सी की दौड़ है उनमें। बहुत शुक्रिया। अली महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कहते PDM अपनी सोचे, PDM से पूछेंगे कि वो इस सारे के सारे मामले पर क्या करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया है। नाजरीन, वर्ल्ड कप T20 का पहला फाइनलिस्ट इस वक्त हमारे सामने है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। अब से 15 से 20 मिनट पहले लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगा, और मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मुकाबला इंग्लैंड से होगा, मगर बिल्कुल काया पलट चुकी है। 13.25 तक रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था, उसके बाद न्यूजीलैंड ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए सेमीफाइनल जीत लिया है। T20 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं बराह रास्त, उसमें नजर आ रहा है कि 19वें ओवर में ही न्यूजीलैंड को फतह हासिल हुई है। शुएब भाई, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि 13.25 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया, लग रहा था कि अब तो मैच वन साइडेड हो गया और कम बैक करेगा इतना जबरदस्त न्यूजीलैंड? जी, मुझे बिल्कुल पता था। मैं ये भी पता था कि अगर कोई टीम इंग्लैंड को मार सकती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है, और उन्होंने ये करके दिखाया। और मैं ये समझता हूँ ये कारमा है, और ये वो बदला है उस 2019 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल का, जो इंग्लैंड ने ज़बरदस्ती छीन लिया था वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से। अब वो न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के उस वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया है। ये कारवा भी पूरा हो गया। लाइफ हैड अ फुल सर्कल एंड वी आर वॉचिंग द फुल सर्कल। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड डिज़र्व करती थी ये सारी सेलिब्रेशन, लेकिन वो इसके बाद, इस जीत के बाद वो हमारे हत्थे फंस गए हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है न्यूजीलैंड के ऊपर कि ये हमारे हत्थे फंस गया। बट फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस द रिवर ऑफ फायर विच इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। मगर शुएब भाई, रिजवान के और मलिक के फ्लू होने की खबरें, हैदर अली और सरफराज अहमद की उनकी जगह खेलने की खबरें, फिर कल ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम है, खौफजदा होना चाहिए, या पाकिस्तान का मोरल आपको लगता है इतना हाई है और कॉन्फिडेंस के हम फाइनल में पहुंच भी जाएंगे और इन्हें भी बीट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी कर लेंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे स्पिनर्स फंसा लेंगे, हमारे स्पिनर फ्रस्ट्रेट कर देंगे वार्नर को और फ्रेंच को और मैक्सवेल को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। मैक्सवेल को नहीं, स्टीव को, स्मिथ को। लेकिन ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये टफ गेम फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में एक बड़ा मैच खेल के निकलता है आगे, तो पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली बड़ी आसान सिचुएशन होगी। एक बड़ा टफ मैच खेलने के बाद जब आप न्यूजीलैंड से लड़ेंगे तो आपको थोड़ा ये मैच आसान लगेगा, लेस प्रेशर वाला लगेगा। लेकिन सेमीफाइनल इज़ द फाइनल फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। ऑब्वियसली अगर ये पाकिस्तान जीतता तो ऑब्वियसली फाइनल क्वालिफाई करता है। बट ये थिंग इज़ पाकिस्तान का फोकस आउट नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं करना। वो डराएंगे आपको ज़रूर ऑस्ट्रेलियन,
आपको हमला करेंगे, आपके ऊपर अपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अगर आप डरे, पैनिक किया, अगर उन्होंने हमला किया, डरे आप, तो आप फंस सकते हैं। आपने डरना नहीं है। कप्तान का कैप्टनसी टेस्ट होगी इस मैच में। इंजी भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अब से 4 से 5 ओवर पहले 13 से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चला गया, क्या कमबैक किया? नहीं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल था। इंग्लैंड एक टाइम लग रहा था कि जीतेगा। और अच्छा, मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊं कि जी अगर कोई कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आखिरी के 5 ओवर देखे जाए तो इंग्लैंड वालों के हाथ फूल गए थे, हाथ और पाँव फूल गए थे। दो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक जो कैच बीच में गिरा जिसमें इन्होंने ट्राई नहीं की, और दोनों बिल्कुल खड़े रहे हैं प्लेस, क्योंकि जी इनकी जो सी बॉडी लैंग्वेज थी आखिरी 5 ओवर की गिर गई थी। एक जो मॉर्गन ने थ्रो की थी और ये रशीद है ना बॉलिंग एंड पे खड़ा था, ये विकेट पे आया ही नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल इनका जो सा प्रेशर में जिस तरह नफ्स को कंट्रोल करने वाली सूरत हाल होती है ना, तो वो बिल्कुल इंग्लैंड ने ना अपनी आखिरी 5 ओवरों में खो दी थी। उसकी वजह से मैच हारे हैं। और जो इनकी बॉलिंग थी, अगर आप इनकी बॉलिंग में देखें, उन्होंने न्यूजीलैंड को बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने हिटें मारी हैं, लेकिन इनकी जो सी बॉलिंग थी, इन्होंने ना यॉर्कर किए, ना स्लोअर बॉलिंग की, ना बाउंसर किया। एक ही लाइन पे लाके बॉलें फेंकते रहे जिस पे उन्होंने हिटें मारी हैं। कि इंग्लैंड का लग भी रहा था कि जी चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से कि इनका जो आपने क्या कहना चाहिए, नर्व्स जो इनको कंट्रोल करने थे, जो प्रेशर हैंडल करना था, वो नहीं कर सके। और कल भी एक देखा, एक तो सेमीफाइनल का प्रेशर है, कल जो पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का है, एक तो सेमीफाइनल का प्रेशर है, लेकिन मैच के दरमियान भी बहुत सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है, टीम पे प्रेशर पड़ता है, कप्तान पे प्रेशर पड़ता है। उस टाइम आपने किस तरह हैंडल करना है। देखो, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, ये नहीं कह सकते कि जी ऑस्ट्रेलिया बुरी है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी है। दोनों मुकाबले की टीमें हैं, लेकिन प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से हैंडल करता है। सिचुएशन जिस टाइम आएगी ना प्रेशर वाली, उस सिचुएशन में अपने नफ्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन उस वो सिचुएशन को जीतता है, ये बहुत अहम चीज़ है। न्यूजीलैंड ने जो सारों से अच्छा खेला, जो लास्ट 5 ओवर थे, वो जिस टाइम उन पर प्रेशर आया दोनों टीमों पे ज़्यादा, तो वो वाला सिचुएशन पे वो वाले जीत गए, तो इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं। हालांकि 14 रन की एवरेज आ गई थी, 14 रन की एवरेज इतनी आसान नहीं थी यहाँ तो, लेकिन अब ये नर्व्स कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है ना, वो भी पाकिस्तान को है ना अपने सिचुएशन है ना जिस टाइम आएगी प्रेशर वाली, उस पर नर्व्स कंट्रोल करना होगा। तो पाकिस्तान जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मार्जिन से जीतेगा। सिक्कू भाई, आप तो चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीते, मगर आपने आज दोपहर के प्रोग्राम में वजह भी ये बताई, क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को आसानी से हरा सकता है इंग्लैंड के मुकाबले में। मगर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को, तो हम ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा दें तो फिर क्या हमें घबराना चाहिए? घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मगर देखें, मैं जब पहले दिन से कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट टीम है और मुझे हमेशा पसंद आई है। वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे लोग नज़र आते हैं, वो अलग चीज़ है, हमें छोड़ के भाग गए वो, मगर अदरवाइज़ मैं हमेशा उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ और आज बड़े अच्छी तरीके से वो जीते। देखें, उनकी टीम कोई ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान उनको आराम से हरा लेगा, मगर एक जहनी जो होता है ना कि उनके जहन में पाकिस्तान के ये होगा, पूरे पाकिस्तान के जहन में हमने इनको हराया हुआ है, ये एक एडिड एडवांटेज होता है। मगर यहाँ पे 2 चीज़ें इस मैच से निकली हैं। नंबर 1 के आखिरी के जो 5 ओवर हैं उसमें गेम बनता है। इंग्लैंड ने 110 किए हुए थे और उन्होंने आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने 57 रन किए हैं। इन्होंने जो है इन्होंने 109 रन किए हुए थे 15 ओवर में, और उसके बाद उन्होंने तो 4 ओवर में ही काम तमाम कर दिया, 60 समथिंग रन बना दिए। तो सारा गेम जो है आखिरी ओवर्स में आ गया। तो हमारे पास भी आखिरी ओवर्स में गेम बनाने के लिए, यानी कि ऊपर से वो बनाते हुए हैं, मिचेल्स ऊपर से खेलता हुआ आया और आखिरी में जाकर उसने जो है हिटिंग करके मैच बनाया। तो हमें भी इसी किस्म की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जैसे पहले थी। बिल्कुल कोशिश ना करें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कि हम शुरू के 6 ओवर के अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें 60-70 रन या 60-65 रन होने चाहिए, मगर बिल्कुल उसकी कोशिश ना करें। विकटें थोड़ी सी होल्ड रखकर अगर हम 40 रन भी करते हैं, दोनों ने तकरीबन इतने ही रन किए 6 ओवर में, एक ने 40 किए हैं, इन्होंने भी तकरीबन इतने 38 या 40 के करीब इन्होंने भी किए। मगर विकेट्स इन हैंड्स हों तो मुझे लग रहा है कि इन पिचेस के ऊपर आखिरी में मौका मिल जाता है। मुश्ताक भाई, व्हाट अ कमबैक, आप क्या कहिएगा? Bismillahirrahmanirrahim. What a great comeback from New Zealand. I think they deserve to win this game.
बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। आखिरी जो 5-6 ओवर होते हैं, जो कहते हैं ना फिनिश लाइन जो अच्छा करता है वही चैंपियन होता है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं शाहजेब। इसमें टॉस का बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि हमने जब नासिर हुसैन ने भी पिच को जब वो टॉस करके पिच की रिपोर्ट कर रहा था तो वो कह रहा था कि बाद में तो और भी अच्छी बैटिंग हो जाएगी, बैटिंग पिच हो जाएगी। तो वही हुआ, बॉल भी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर की वजह से गीला हो रहा था उनके। अच्छा हुआ क्या है, थोड़ा सा अगर देखा जाए, सारी कंडीशन को सामने रखा जाए तो आई थिंक मॉर्गन से आई टैक्टिकल थोड़ी सी मूव गलत हुई है। जब लिविंगस्टोन के 2-3 ओवर अच्छे किए हुए थे और जो ये मिचेल था जो उसको अगर स्ट्रगल कर रहा था, उसी वक्त आदिल रशीद को लेके आना चाहिए था, जॉर्डन को नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि वो जॉर्डन की पेस ऐसी है, लेंथ ऐसी है, उसके ऊपर आप बड़ा ओवर ले सकते थे और उन्होंने लिया, जिसकी वजह से सारा मोमेंटम शिफ्ट उस तरफ हो गया। तो आई थिंक टैक्टिकली मॉर्गन ने आज थोड़ी सी कैप्टनसी में वो जो प्रोएक्टिव डिसीजन होते हैं वो नहीं किए, जिसकी वजह से वो आज मैच में इस तरह उनको सिचुएशन हुई। द एंड ऑफ द डे वैसे अगर देखा जाए, पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है तो पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम ज़्यादा अच्छी साबित होगी, इसलिए कि पूल मैच में हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। शुएब भाई, आपको भी लगता है कि इंग्लैंड से बेहतर है कि न्यूजीलैंड से हमारा फाइनल हो? नहीं, मैंने YouTube पे आज वीडियो बनाई थी, शाम से मैंने पोल कराया था और पूछा था मैंने आवाम से कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल्स, और मुझे लगता है कि ये कारमा पूरा हो जाना है, ये बदला पूरा हो जाना है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप से छीना गया है, मेरा ख्याल में दे डिजर्व टू बी इन फाइनल। और मैंने ये भी कहा था अगर कोई टीम इनको पेचा डाल सकती है, इनको पढ़ सकती है, तो आई थिंक वो न्यूजीलैंड ही है, और ये घबराते नहीं हैं। लेकिन मुझे आज एक सिलेक्शन समझ नहीं आई फिलिप की, और फिलिप वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो ना जल रहा है ना फट रहा है, वो ना एक ओवर बेचारे ने कराया, फिर वो बैटिंग भी करने आगे बीच में, उनको मुझे समझ नहीं आई वो किस चक्कर में खेल रहे थे। बट अदरवाइज मिशन को बहुत लेट भेजा उन्होंने, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती नहीं थी। दूसरा, जब आप टॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टॉस तो बड़ा ही ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पे आप बैट्समैनों से पूछेंगे, इंजी पे बैठे हैं, वो आप बताएंगे आपको, जब तक बल्ले पे बॉल ही नहीं आएगा तो आप शॉट अपनी हमेशा शॉट चेक करते रहोगे। आपने जो भी शॉट मारने जाओगे आप चेक करोगे कि मैं ठीक मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा। इस तरह बेयरस्टो की, जब तक बेयरस्टो के बल्ले पे बॉल ना आए, तेज़ विकेट ना हो, बल्ले बॉल ना आए तो शॉट नहीं मार सकते, वो फंसा रहा, मलान फंसा रहा। अगेन अगर आप देखें सारे बैट्समैन उनके फंसे रहे। अदरवाइज ये विकेट, अगर मेरा अपना तज्जिया है, बाकी एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, अगर ये मॉर्गन ऊपर आया होता, मोइन अली से ऊपर आया होता, जो 50 इसने अपना 50 मोइन अली को आज दिया है, अगर मॉर्गन ऊपर आया तो ये शायद स्कोर 175 प्लस भी हो सकता था। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू मोइन अली, बहुत अच्छा खेले, लेकिन मॉर्गन की क्लास फर्क है, लिविंगस्टोन बहुत नीचे आए हैं। जी इंजी भाई, आपको लगता है कि जो मॉर्गन है, जाहिर है उनकी तो कैप्टनसी, आप लोग दोपहर में भी कह रहे थे कि दोनों ही कैप्टन बड़े तगड़े हैं और बहुत ही स्ट्रांग नर्व्स वाले कैप्टन हैं, कहीं ना कहीं कैप्टनसी में गलतियां हो गई आज? जी आज महसूस तो यही हुआ है कि जी कप्तानी में थोड़ी सी, कि जिस तरह एक तो स्पेशली जो एंड के 5 ओवर्स थे ना, वो उसको अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं करा सका, कि जो बॉलर्स को बॉलिंग करानी चाहिए थी वहाँ वो उनको बॉलर्स नहीं करा सका। और शोएब की एक बात ये बिल्कुल सही है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर था ना, जो उसमें इसको ज़रूर तब्दीली लेके आनी चाहिए थी, कि जो मेन बैट्समैन थे इनके, जिस तरह मॉर्गन भी मेन बैट्समैन था, लिविंगस्टोन भी मेन बैट्समैन था और बहुत तेज़ खेलते हैं दोनों पिछले 2 साल से इनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। इनको मौका ही नहीं मिला। लिविंगस्टोन 15वें 16वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आया तो ज़रा बड़ा मुश्किल था। अगर जी यहाँ इसको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजते, मोइन ने और जो मिलान था, इन दोनों ने बहुत बॉलें वेस्ट की हैं। मेरे ख्याल में इनको मैसेज जाना चाहिए था कि अगर हिट नहीं लग रही तो वापसी आ जाना चाहिए, क्योंकि जी हिट मारो, तेज़ खेलो, वरना आउट हो जाओ, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत लंबी बैटिंग थी। और ये जो 175 की बात कर रहे हैं, मैंने सुबह कहा था कि ये विकेट जो है ना, ये 190 की पिच है, क्योंकि इस पे 190 पर स्कोर बनना चाहिए शुरू में। ये मैंने सुना भी था। बहुत शुक्रिया आप चारों का। थोड़ी देर बाद आप जश्न क्रिकेट प्रोग्राम में भी हमारे सारे जो तज्जियाकार हैं उनका तज्जिया सुनेंगे तफसील से। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। आज इत्तेहादियों ने हुकूमत को अचानक तनहा छोड़ दिया और हुकूमत को पोस्टपोन करना पड़ा अपना मामला। तो हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि पीडीएम क्या करेगी एक ब्रेक के बाद। हुकूमत को मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए। अब अपोजिशन से रब्ता करने के लिए हुकूमत तैयार है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आपकी हिकमत अमली थी कि ये नहीं होने देंगे कानून साजी,
और हुकूमत को आज वापस लेना पड़ गया है। फ़िलहाल मामला मुलतवी करना पड़ गया है। हालांकि आज ही वज़ीर आज़म ने खिताब किया अरकान से और कहा कि कल जिहाद समझ के इसमें शिरकत करनी है आपने इजलास में। तो इत्तेहादी नहीं साथ खड़े हुए और इत्तेहादी कह भी रहे हैं कि जी हमें खुद भी मसला है और सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। अब स्पीकर साहब आपसे रब्ता करेंगे, अच्छा मौका है, इंतखाबी इस्लाहात हो या नैब के कवानीन हो, आप ताउन करेंगे हुकूमत के साथ और अपनी सिफारिशात देंगे? जी, सिफारिशात का तरीका है, इस पर इत्तफाक भी हो चुका था। स्पीकर साहब ने कमेटी बनानी थी, उन्होंने कमेटी आज 6 महीने हो गए नहीं बनाई। इसके अलावा एक कमेटी एक और बनी थी जो उजलत में कौमी असम्बली में बिल पास हुए थे जिसमें ये इंतखाबी इस्लाहात के बिल भी शामिल हैं। वो कमेटी भी 6 महीने से बनी हुई है, उसकी 2 मीटिंग्स भी हुई, उसके बाद मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। तो सारा मामला ही बदनीयती पर मबनी है। ये सिर्फ हमारी राय लेने की बात नहीं है जी। तो फिर अब क्या होगा? हुकूमत फिलहाल आज नहीं कर पाई है या फिर उन्होंने कह दिया, तासुर दिया कि जी अपोजिशन के साथ हम कंसल्ट करेंगे, क्या होगा? अब इसका नतीजा क्या है? हुकूमत क्या आगे जाके अपने इत्तेहादियों को मना के कर लेगी? आप कैसे रोक लेंगे? जी देखिए, इसका तरीका ये है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और वहाँ पे इस्लाहात को लेकर आएँ। आपके पास भी इस्लाहात होगी, मेरे पास भी बहुत सी इस्लाहात हैं, वहाँ पर डिस्कशन होगी और एक जामा पैकेज जो है उस पर इत्तफाक हो जाएगा। ये तरीका होता है इंतखाबी इस्लाहात का। अगर आप अपनी अददी बरतरी के ज़ोर पे करना चाहते हैं तो ज़रूर ये किस्मत आजमाई कर लें, लेकिन इससे ये जो इंतखाब का निज़ाम है जो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिस पर अवाम का एतमाद नहीं है, जो हमेशा मुतनाज़ा इलेक्शन देता है, वो ये अब तो इस अमल से जो ये लाने की कोशिश करे मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। ऐसा मगर इस वक्त आपकी पार्टी इसको इस तरह क्यों ले रही है कि हुकूमत ने अददी अक्सरी अपनी बढ़तरी खो दी है? कल अगर 2 बिल नहीं हो पाए या फिर आज इससे विड्रॉ किया तो आपकी पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त अक्सरियत खो चुकी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की डिमांड आना शुरू हो गई है। आप नहीं समझते कि वक्ती मामला है? वरना ये तो वो हुकूमत है कि आपकी सेनेट में अक्सरियत होती है, 64 अरकान इस हिमायत में खड़े होते हैं कि सजनानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, सीक्रेट वोटिंग होती है और सिर्फ 50 वोट निकलते हैं। तो ये जो फिलहाल हुकूमत के हालात हैं, आपको क्या मुस्तकिल हुकूमत के हालात लगने लगे हैं? देखिए, उस जो सेनेट में हो उसका ताल्लुक हुकूमत से कम और दीगर हालात से ज़्यादा था। जो यहाँ पर है मामला है, वो जिहाद डिक्लेयर हुआ था तो जिहाद क्यों नहीं हुआ, ये इसकी वजह कुछ होगी ना, कुछ ख़राबी तो होगी। और जहाँ तक मेरी समझ है कि मामला सिर्फ इत्तेहादी जमातों का नहीं है, ये मामला हुकूमत के अपने अरकान का भी है। जो सेनेट के ये आपने कहा कि दूसरे अवामिल थे, हैं जो नो कॉन्फिडेंस में दूसरे अवामिल थे, आपने बात कही, क्या वो अवामिल अब बदल गए हैं? बिल्कुल जी, वो अवामिल अब नहीं है। उन अवामिल का तरीका बदल गया है जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि इस दफ़ा अपोजिशन के मेम्बरान को टेलीफोन नहीं आए, इस दफ़ा हुकूमती अरकान को टेलीफोन आए हैं। और टेलीफोन क्या है? उसका कुछ क्या टेलीफोन आए? टेलीफोन आए हैं कि आप इजलास में शरीक हों और वोट दें। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमती अरकान को वोट टेलीफोन आ रहे हैं कि आप शरीक हों और वोट दें। तो आप कह रहे फिर भी हुकूमती अरकान और इत्तेहादी ने हुकूमत का साथ नहीं दिया, तो उन अवामिल में क्या इतनी ताकत नहीं रही है कि वो हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों को मजबूर कर सके? वो मेरे ख्याल अक्सर तो कई लोगों ने बताया कि हमने तो टेलीफोन सुनने से इनकार कर दिया है। ये बात भी सामने आई है। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये कुछ आज जो मेंबर मिले थे असेंबली, उन्होंने बताया कि हमने कहा जी हम तो जो अवाम के हक़ में बात होगी वो करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन के निज़ाम को तबाह करने वाली बात है जो हुकूमत की कोशिश है। तो जब मामला बदनीयती पर मबनी हो तो उसके पैर नहीं होते, वो ठहर नहीं सकता। वैसा ज़ाहिर जो चेयरमैन सेनेट का मामला था वो कौन सा अच्छी नीयत पर मबनी था, मगर उसके बावजूद आपको लगता है कि उन अवामिल का इस तरीके से अगर नहीं सुन रहे हैं अरकान तो ये मुस्तकिल बुनियादों पर है या एक आर्जी है, 4-5 महीने में सूरत हाल बदल जाएगी? देखिए, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मुस्तकिल हो, क्योंकि जब सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर पाएंगे, जब पार्लियामान के मेंबर 64 खड़े होंगे और वोट डालेंगे तो 50 निकलेंगे, तो बदनामी तो सियासत की होती है, सियासतदानों की होती है। कोई ये नहीं कहता कि किसके कहने पर किया गया और उसने क्यों कहा। ये बड़ी तल्ख कहानियाँ हैं हमारी मुल्क की सियासत की। तो अब वक्त है कि इन चीज़ों को ख़त्म करें और हकीकी तौर पर अवाम के नुमाइंदे आएँ और मुल्क के मसाइल की बात करें, उनको हल करें।
सर इसका टेस्ट केस आप क्यों नहीं कर लेते कि न्यूट्रलिटी आ गई है नहीं आ गई है, अवामिल इस वक्त हरकत में है या नहीं है? पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ दोबारा नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाने के आप तैयार होते? जी बिल्कुल, ये पार्लियामान में फैसला कर लें, पार्लियामेंट्री पार्टी में। मैं तो इसके हक में हूँ। अच्छा, आप हक में हैं, यानी पीडीएम में आप इस हक में हैं चल जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस लाई जाए? जी बिल्कुल, सेनेट में लाएं जी। वो तो जो सेनेट की पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, वो ये खुद फैसला करती हैं, इसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं फिर कहता हूँ कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, तो उसके आजमाने के लिए सेनेट सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन के पास है। तो वो टेस्ट केस हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है और आइन है या नहीं है। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।